गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट कितने तरह की होती है। ठीक है, हम समझेंगे कौन कौन से वेरियस टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। हम समझेंगे कोडिफिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है एंड उसके क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट समझते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? मटेरियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, मटेरियल एंड मैनेजमेंट। तो मटेरियल क्या होता है? वो इक्विपमेंट, अपार्टर्स एंड सप्लाईज जो आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज कर रहा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हुआ आपका मटेरियल। वो आपके स्पेयर्स हो सकते हैं, वो आपका फिनिश गुड्स हो सकता है, वो आपका रॉ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, एंड मैनेजमेंट आपके जो भी बेसिक रिसोर्सेज है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, उसको बेस्ट तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़ करके। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज अ साइंटिफिक टेक्निक विच इज concerned with the planning, organizing and controlling the flow of material from their initial purchase through internal operation to the distribution to the service points। ठीक है, ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जो मैनेजमेंट के फंडास को यूज़ करके, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इनको यूटिलाइज करके फ्लो ऑफ मटेरियल इनिशियल परचेज से, जहाँ से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, वहाँ से लेकर किस तरह से उसका प्रोसेसिंग होगा, फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा, वेयर हाउस में कहाँ पहुँचेगा, आगे का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह से आप मैनेज करेंगे, एंड एंड यूज़र तक प्रोडक्ट कैसे पहुँचेगा, ये सभी चीज़ें आपके मटेरियल मैनेजमेंट में आती हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट के। तो पहला है राइट प्राइस। आपको जो भी रॉ मटेरियल खरीदना है वो आपको सही कीमत पे खरीदना होगा। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर है, यानी आपका जो प्रोडक्शन है वो जल्दी जल्दी सोल्ड आउट होना, जल्दी जल्दी सोल्ड आउट करना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है मटेरियल मैनेजमेंट का। अगर आपका प्रोडक्ट सोल्ड आउट नहीं होगा तो आप नया प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे। ठीक है, देन है लो प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट। जो भी रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं उसका प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज कॉस्ट मिनिमम रखना आपका ये ऑब्जेक्टिव है। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, आपकी सप्लाई हमेशा बनी रहे, सप्लाई रुके नहीं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका मटेरियल मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। ठीक है, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। ठीक है, देन है आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ सप्लायर्स। आपका जो सप्लायर्स है उसके साथ में जो आपका रिलेशनशिप है वो भी आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि जब अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आपको ऑन द स्पॉट सप्लाईज की ज़रूरत पड़ी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, तो आपका सप्लायर रेडी हो आपको सप्लाई करने के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, क्वालिटी भी आपको मेंटेन रखनी है। देन है डेवलपमेंट ऑफ वेंडर्स। आपको डिफरेंट वेंडर्स आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डेवलप करना भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र तक किसके थ्रू पहुंचेगा। आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे या आप होलसेलर रिटेलर के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन सिस्टम मटेरियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। गुड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आपको पता होगा कि जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है, फ्यूचर में उसकी कीमत क्या हो सकती है, या आप फिनिश गुड जो आपने बना लिया है वो फ्यूचर में कितने कीमत तक जा सकता है। तो आपको एक एक अप्रॉक्सीमेट कीमत पता चल जाती है, अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन पता होती है आपके पूरे मटेरियल सिस्टम की। ठीक है, लो स्टोरेज कॉस्ट, मटेरियल मैनेजमेंट का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो मिनिमम होना ज़रूरी है। ठीक है, गुड रिकॉर्ड्स, जब आपका मटेरियल मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा तब आपकी कंपनी का जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो गुडविल है, वो भी बेहतर बनेंगे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फ्यूचर में क्या प्राइस होगी, कितना डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू आप फुलफिल कर सकते हो। इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी, मटेरियल मैनेजमेंट के साथ में अदर डिपार्टमेंट भी जुड़े हुए हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। तो इनको भी आप, ये मटेरियल मैनेजमेंट जो है सभी डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन बिठा के आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, जब आप कंटिन्यूस
इंस्पेक्शन करेंगे, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करेंगे, तब आप एक बेहतर क्वालिटी आप कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन किसका? प्रोसेस का, जिस प्रोसेस के थ्रू आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन किसका? प्रोडक्ट की क्वालिटी का, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट रहे। ठीक है। मेक और बाय डिसीजन, कई बार कोई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा प्रोडक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती है, बल्कि वो साथ ही कंपनी से हेल्प ले लेती है, आउटसोर्सिंग करा लेती है पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी टास्क को लेकर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी गारमेंट फैक्ट्री है, तो आप जो कॉटन से कपड़ा खुद बनाएंगे या आप कपड़ा आउटसोर्स करवा लेंगे आपकी कंपनी में, एंड देन आप उसको लेके जाएंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। देन है न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स। जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो आपको आइडिया देता है कि आप नए मटेरियल नए प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, डिफरेंट शेप्स में, किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। फेवरेबल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कंपनी का सप्लायर से, कंपनी का वेंडर से, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो रिलेशनशिप है वो भी फेवरेबल आपका मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। इफेक्टिव मैनेजमेंट कब होगा? जब आप सभी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट पे, और आप उस मटेरियल मैनेजमेंट की हेल्प से आप सुपरवाइज कर पाएंगे ईच प्रोसेस को, कि आपने एक सही सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया है, सही तरीके से आपका प्रोडक्ट बन रहा है, एंड सही तरीके से आपका प्रोडक्ट एंड यूज़र तक पहुंच रहा है। ठीक है। एंड सेकंड है आपका साउंड परचेजिंग मेथड्स। आपको परचेजिंग मेथड्स बहुत साउंड रखनी पड़ेंगी। ठीक है। परचेजिंग मेथड्स क्या है कि आपने कहाँ से गुड्स एक्वायर किया है, कौन से आपके सप्लायर्स हैं, उनसे आपको टाइम टू टाइम सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही कीमत पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेथड्स, कुछ मेथड्स आप यूज़ करके आप आपका परचेजिंग मेथड्स आप बेस्ट रख सकते हैं। देन एफिशिएंट परचेज सिस्टम। जो परचेज सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए, कि आपने जो भी परचेजिंग की है वो सप्लायर्स ट्रस्टवर्दी हो, है ना, उस जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है उससे आप एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है। फिर है आपका अब सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल से प्रोग्राम। जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है, जितना भी आपके मटेरियल है, उसको मैनेज करने के लिए आपने बेस्ट तरीका यूज़ किया हो आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक EO, QVED, ABC एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है। देन है अ रिजल्ट ओरिएंटेड रिक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। रिक्विजिशन किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। आपके पास में इतने सप्लायर्स अवेलेबल होना चाहिए कि आपको कभी स्टॉक की या रॉ मटेरियल की कमी महसूस ना हो, एंड ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए कि एंड प्रोडक्ट आपका कस्टमर तक टाइमली पहुंचना चाहिए। ठीक है। रिटर्न पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एक फंक्शन आपका ये भी है कि आपको मैनेजमेंट, आपको उस प्रोडक्ट के साथ में आप क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसके लिए आप कुछ पॉलिसीज़ बनाएं। लाइक आपने मोबाइल कंपनीज ने सर्विस सेंटर्स बना दिए हैं। ठीक है। या वारंटीज प्रोवाइड दे दी हैं, या रिप्लेसमेंट आपने प्रोडक्ट का कुछ समय दे दिया है कि इतने टाइम में आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुछ पॉलिसी और प्रोसीजर भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है। देन है अ प्रैक्टिकल रिसीविंग प्रोग्राम। एक प्रैक्टिकल रिसीविंग प्रोग्राम होना ज़रूरी है, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि किसी भी काम के लिए, है ना। इट डिनोट्स द नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। द परचेजिंग, रिसीविंग एंड पेइंग ऑफ इनवॉइस शुड बी डन बाय सेपरेट पर्सन। ठीक है। अलग अलग व्यक्तियों को आपने असाइन कर दिया है कि परचेजिंग इस व्यक्ति के द्वारा होगा, रिसीविंग ये व्यक्ति करेगा, जो इनवॉइस की पेमेंट्स है ये व्यक्ति करेगा। इससे क्या होगा कि हर काम जब अलग अलग व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की रहेगी। ठीक है। इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन नहीं होगा और जो काम भी है वो आसानी से हो जाएगा। अब समझते हैं
इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री के कॉस्ट के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेंट्री। द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इज स्टॉक ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, कंपनी में अवेलेबल है, आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल है, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, स्पेयर्स हो गए, ठीक है, कंज्यूमेबल्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपके इन्वेंट्री में आती हैं, ठीक है। समझते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है? एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट विल डिटरमाइन। एक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझाता है कि आपको क्या परचेज करना है, कितना परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है और कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। जब आप ये चारों पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप बेस्ट तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल ज़रूरी है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी डिमांड का आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कितना परचेजिंग करना पड़ेगा। फ्रॉम वेयर टू परचेज, कौन से सप्लायर है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वेयर टू स्टोर, आपका रॉ मटेरियल आप कहाँ स्टोर करेंगे, फिनिश गुड्स कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। इट इज़ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। ये इंश्योर कराता है कि आपके पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में मटेरियल अवेलेबल है, जिससे कि आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज आप कर सकेंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो इन्वेंट्री कॉस्ट 5 प्रकार के होते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड लीड टाइम। समझते हैं एक एक करके। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? दिस इज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग एन आइटम इनटू द स्टोर। The process of ordering starts with raising requisition, placing an order, follow-up, transportation, receipt and inspection, acceptance and placing of stores। ये स्टार्ट हो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, आप किसी भी आइटम को आपके स्टोर में, आपके वेयर हाउस में, आपके फैक्ट्री में लाने की जो कीमत होती है वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये शुरुआत कहाँ से होती है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट रखी, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है, आपने फॉलो अप लिया कि वो ऑर्डर हम तक कैसे पहुंच रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे एंड आप देखेंगे कि प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया है वो सही है या नहीं है ना। और देन आप उसको एक्सेप्ट करके आप अपने स्टोर्स में प्लेस करते हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल लें, आपने पेन बनाने के लिए अगर प्लास्टिक कवर्स अगर आपने ऑर्डर किए हैं, या आपने गारमेंट बनाने के लिए अगर आपने कपड़े को ऑर्डर किया है, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कपड़ा कहाँ से मिलेगा, जिस तरह के गारमेंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, आप फॉलोअप लेंगे कि वो जो कपड़ा है आपके ऑर्गेनाइजेशन तक, आपके फैक्ट्री तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे, आप उसे रिसीव करेंगे, आप उसे चेक करेंगे कि सही जो कपड़ा है वो आपने रिसीव किया है या नहीं किया है। देन आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, देन आप उसको स्टोर करेंगे और देन आप फर्दर उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देन पढ़ते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन आइटम इन द स्टोर टिल इट इशूड और सोल्ड आउट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। किसी प्रोडक्ट को आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखने का, जब तक कि वो सोल्ड आउट नहीं हो जाए, वो कैरिंग कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट में आप कॉस्ट ऑफ अब्सॉल्वेंस देख सकते हैं, वेस्टेज एंड डैमेजेस, ठीक है। पड़े अगर आपके वेयर हाउस में गुड्स ख़राब हो रहा है या ऑब्सोलीट हो रहा है या डैमेज हो रहा है तो वो भी कैरिंग कॉस्ट होगा, ठीक है। या अगर आपको उसको रखने के लिए कोई रेंट पे करना पड़ रहा है, वेयर हाउस कॉस्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो वो भी आपका कैरिंग कॉस्ट में आएगा, ठीक है। शॉर्टेज कॉस्ट, देयर आर कॉस्ट इनकर्ड बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ड्यू टू शॉर्टेज, लाइक इंटेंजिबल कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ गुडविल, अपॉर्चुनिटी लॉस और प्रोडक्शन होल्ड कॉस्ट, ठीक है। शॉर्टेज कॉस्ट वो कॉस्ट की अचानक से आपके पास में एक ऑर्डर हो गया और आपके पास में ऑर्डर अवेलेबल नहीं था, तो जो लॉस हुआ वो हुआ शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। गुड्स
टाइमली प्रोवाइड नहीं करने पर आपकी गुडविल का जो लॉस हुआ वो शॉर्टेज कॉस्ट में आएगा। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिलाकर आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बनता है। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है? दिस इज द टाइम विच हैज elapsed between placing an order till the same items are received, stocked and ready to use. लीड टाइम क्या होता है? एक ऐसा टाइम जब तक कि वो टाइम, जब तक वो एक जो आइटम है या प्रोडक्ट है वो आपको रिसीव हो रहा है, स्टॉक हो रहा है और उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बीच का जो समय है वो आपका लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स। जो इन्वेंट्री आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल है, उनको कंट्रोल करने के कुछ डिफरेंट टेक्निक्स है जिन्हें हम इसमें पढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल की पहली जो टेक्निक है वो है आपका बफर स्टॉक, या सेफ्टी स्टॉक भी इसे बोलते हैं, या मिनिमम स्टॉक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये होता है कि मिनिमम इतना स्टॉक तो आपको मेंटेन करके रखना ही है आपके कंपनी में कि इन इमरजेंसी अगर प्रोडक्शन में डिले होता है तो आप उसे यूज़ करके आपका जो साइकिल है वो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक दैट शुड बी केप्ट इन रिजर्व to avoid a stock out in case of consumption increases unexpectedly or in case the lead time turns out to be longer than normal। ठीक है, अगर अचानक से कोई डिमांड आ जाती है या आपका लीड टाइम अगर बढ़ जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको इतना स्पेयर में स्टॉक रखना चाहिए, उसे ही आप बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द लेवल एट विच फ्रेश सप्लाई शुड नॉर्मली अराइव, failing which action should be taken on emergency basis to expedite supply and replenish the stock। ठीक है, ये वह लेवल होता है जिसमें अगर आपके पास में इमरजेंसी में कुछ भी नहीं बचा है तो आप इसको यूटिलाइज करके उस इमरजेंसी को फुलफिल कर सकें, उस इमरजेंसी नीड को आप फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो ये पहली टेक्निक हो गई आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की, बफर स्टॉक। देन है आपका EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द लॉट टू बी परचेज विच इज इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, इतना ही हमको परचेज करना है जिसमें आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो आपका क्वांटिटी कॉस्ट है, जो होल्डिंग कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दो पार्ट से बना हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसा कि हमने पढ़ा कि वो कॉस्ट जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को लाने के लिए या रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। और कैरिंग कॉस्ट यानी उसको होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट आप रखते हैं, आप जो पे करते हैं वो होता है आपका कैरिंग कॉस्ट। जैसे रेंट आपने पे कर दिया या लंबे समय तक अगर वो आपके वेयर हाउस में पड़ा है रॉ मटेरियल, तो उसके जो वेयर हाउस का रेंट जो लग रहा है वो आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है, EOQ का एक मॉडल है। ठीक है, जिसमें फॉर्मूले के थ्रू आप जो है एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू √2 UP डिवाइडेड बाय S। ठीक है, जहाँ पर Q डिनोट करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, U डिनोट करता है एनुअल यूसेज या डिमांड को, कितनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की। देन है P कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप इसको बोल सकते हैं। एंड S जो है आपका स्टोरेज कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑर्डर, है ना। हर ऑर्डर के साथ में कितना होल्डिंग कॉस्ट आपका लग रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वेयर स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, जहाँ पर अगर स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज विद द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। ठीक है, अगर परसेंटेज में दिया है तो रॉ मटेरियल जितना भी परचेज किया उससे आप वो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगी परसेंटेज रॉ मटेरियल का मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक क्वेश्चन हम समझते हैं EOQ के एग्जाम्पल के थ्रू। अ फर्म एनुअल इन्वेंट्री इज 1600 यूनिट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट इज ₹10 एंड द कैरिंग कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, तो
आपका जो यू हुआ है ना, यू आपका जो एनुअल यूसेज हुआ है वो है आपका क्या 1600, ठीक है। आपका जो पी है, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है, वो हुआ आपका ₹50 है ना, आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 50। देन है आपका एस, स्टोरेज कॉस्ट आपको क्या दे रखा है, स्टोरेज कॉस्ट आपको दे रखा है ₹10, ठीक है, 0.10, ठीक है। एंड देन दे रखा है आपको कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है आपका कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है, या स्टोरेज, ये जो आपका स्टोरेज कॉस्ट है वो आपको दे रखा है ₹10, ठीक है। ये दे रखा है परचेज प्राइस और रॉ मटेरियल 10, कैरिंग कॉस्ट 10% दे रखा है। तो 10% किस चीज़ का, 10% आपका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है ₹10, उसका आपने 10% निकाल दिया है, तो वो है आपका ₹1, ठीक है। इसको हमने फॉर्मूला में पुटअप कर दिया है, EOQ √2 मल्टीप्लाइड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 1, और 400 यूनिट आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया है, ठीक है। मतलब आपको 400 यूनिट आपको ऑर्डर करनी चाहिए आपकी होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक है वो है ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इस सिचुएशन में आप जितनी भी इन्वेंट्री आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C, ठीक है। तो A कैटेगरी में आपके पास में जो है वो आइटम होने चाहिए जिनका वैल्यू ऑफ कंजम्पशन 70% हो और 10% जो है उनका कंट्रीब्यूशन हो। अंडर दिस ऑलमोस्ट 10% ऑफ द आइटम कंट्रीब्यूट टू 70% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। कैटेगरी बी में अंडर दिस कैटेगरी 20% ऑफ द आइटम कंट्रीब्यूट अबाउट 20% ऑफ देयर कंजम्पशन, एंड इन कैटेगरी सी अंडर अबाउट 70% ऑफ आइटम और मटेरियल कंट्रीब्यूट ओनली 10% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है। जितना ज़्यादा कैटेगरी में उतना ज़्यादा उस पर कंट्रोल, ठीक है। अगर ए कैटेगरी में आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, ठीक है, उनके आइटम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो आप उस पर जो कंट्रोल है, उसकी जो चेकिंग है, उसके जो इंस्पेक्शन है वो 100% करेंगे। देन बी कैटेगरी में मॉडरेट आइटम्स आएंगे जिनकी वैल्यू ए कैटेगरी वालों से थोड़ी कम है, तो उन पे जो कंट्रोल है उस पर आप थोड़ा सा जो है डिलाई कर सकते हैं। और लास्ट है आपका सी कैटेगरी में जो आइटम की वैल्यू है वो कम है, तो उसके ऊपर जो चेक है वो भी मिनिमम रहेगा कि अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ भी जाते हैं प्रोडक्ट में तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। तो ABC आपको कैटेगराइज करना है प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, इन्वेंट्री जो भी अवेलेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन है आपके नेक्स्ट टेक्निक वेट क्लासिफिकेशन, स्पेशली यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। कि जो स्पेयर पार्ट्स के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया गया था। V फॉर वाइटल, E फॉर एसेंशियल एंड D फॉर डिज़ायरेबल। यानी V में आपको हाई स्टॉक लेवल रखना है, यानी इन इन्वेंट्री के बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपको रखना ही रखना है आपके फैक्ट्री में, ठीक है। एसेंशियल, E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल, मॉडरेट स्टॉक लेवल, थोड़ा सा आप इसमें ढिलाई कर सकते हैं, अगर थोड़ा नहीं भी होगा तो आप इसको चला सकते हैं। एंड D पार्ट जो है वो डिज़ायरेबल, अगर ज़रूरत लगी तो आप इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो आप नहीं भी अगर इसे रखें तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। देन है FSN क्लासिफिकेशन। F स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग, S स्टैंड्स फॉर स्लो मूविंग एंड N स्टैंड्स फॉर नॉन मूविंग, ठीक है। इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। जितनी ज़्यादा मूवेबल आपका इन्वेंट्री रहेगी उतनी लो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और उसका उतना ज़्यादा कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन उतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी है। आप एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेड एंड बटर का, कि ब्रेड एंड बटर जो है वो बहुत इजीली मूवेबल है और ज़्यादा कंज्यूम होता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, ठीक है। स्लो मूविंग में आपके फर्नीचर आ गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए जो स्लो मूविंग है ना, या कार्स ऑटोमोबाइल्स आ गए जो स्लो मूविंग है,
लेकिन इनकी कंजम्पशन फास्ट मूविंग से थोड़ा कम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फास्ट मूविंग से ज़्यादा है। और नॉन मूविंग आपके बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी, आपके वैगन्स जो हो गए वो नॉन मूविंग में आएंगे। उनको आप एक बार परचेज करेंगे, वन टाइम परचेजिंग होती है इनकी, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इन्वेंट्री टेक्निक आप इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप जो अपसोल्सेंस है उसको आप अवॉइड कर सकें। ठीक है, देन SDE एनालिसिस। SDE स्टैंड्स फॉर स्केयर टू ऑब्टेन, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एंड ईजी टू ऑब्टेन। आपने जो सप्लाई के सोर्सेज हैं उनको आपने क्लासीफाई कर दिया है 3 तरीकों में। S स्टैंड्स फॉर स्केर्स टू ऑब्टेन, यानी वो रॉ मटेरियल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल से, मतलब आपको न के बराबर अवेलेबल हैं। ठीक है, देन है आपका D डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। आप ला तो सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट है थोड़ा लाने में। एंड E स्टैंड्स फॉर ईजी टू ऑब्टेन, आपका जो रॉ मटेरियल है वो ईजीली अवेलेबल हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, देन है आपका गोल्फ एनालिसिस। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी एंड नेचर ऑफ सप्लायर्स की, कितना अवेलेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट सप्लायर्स। ठीक है, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट सप्लायर्स, ऑर्डिनरी सप्लायर्स, लोकल सप्लायर्स एंड फॉरेन सप्लायर्स। ये सप्लायर्स को क्लासीफाई करता है गोल्फ एनालिसिस। ठीक है, गवर्नमेंट सप्लायर्स यानी जो गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाईज हो रही हैं, ऑर्डिनरी सप्लायर जो ऑर्डिनरी वे में आपको सप्लाईज मिल जाती हैं, लोकल सप्लायर्स, L स्टैंड्स फॉर लोकल सप्लायर्स एंड F स्टैंड्स फॉर फॉरेन सप्लायर्स। आपके रॉ मटेरियल के लिए फॉरेन सप्लायर्स अगर आपको अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में हमने पढ़ी सेफ्टी स्टॉक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, वेट क्लासिफिकेशन, FSN क्लासिफिकेशन, SDE एनालिसिस एंड गोल्फ एनालिसिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोडिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एंड क्या क्या क्राइटेरिया आपको कोडिंग या कोडिफिकेशन करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं मीनिंग। कोडिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू द पार्ट्स। जितने भी इन्वेंट्री आपके पास में अवेलेबल है आपको उनको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग के थ्रू आप अपना जो इक्विपमेंट्स है, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, आपके जो टूल्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, उनका आप रिप्रेजेंट करते हो कोडिंग के द्वारा। ठीक है, कोडिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सिंबल्स टू द पार्ट्स। द सिंबल रिप्रेजेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स और बोथ। ठीक है, जो भी कोडिंग आप देंगे वो उन पार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेगा और आपको बताएगा कि ये आपका जो प्रोडक्ट, जो भी आपका स्पेयर्स है, इक्विपमेंट है, वो इस कोड के द्वारा आप उसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी है कोडिंग? टू ब्रिंग ऑल सिमिलर आइटम्स टुगेदर अंडर वन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। आपको अगर क्लासीफाई करने हैं, अलग अलग कैटेगराइज करना है, तो आप कोडिंग के थ्रू आप सिंगल आइटम को सेम कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, सिंगल कैटेगरी में सेम आइटम को लेके आ सकते हैं। टू क्लासीफाई एन आइटम अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर आप आइटम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड कन्फ्यूजन। आप कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन बार बार डुप्लीकेशन होने से और कन्फ्यूजन होने से आप कोडिंग से बच सकते हैं। देन टू फिक्स एसेंशियल पैरामीटर्स टू स्पेसिफाई एन आइटम। ठीक है, आप एक आइटम को स्पेसिफाई करने के लिए एक कोड डिनोट कर देते हैं, तो उसको देखते ही आपका जो भी वर्कर है, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट में लोग काम करें, वो समझ जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसका कोड है। ठीक है, नाउ क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोडिंग। कोडिंग किस तरह की होनी चाहिए, कोडिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। पहला है कोड शुड बी सिंपल। कोड सिंपल होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। कोड शुड बी यूनिक। हर आइटम का कोड यूनिक होना चाहिए। अगर एक जैसे कोड रखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोडिंग शुड बी कॉम्पैक्ट, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, देन
कोड शुड बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू मीट फ्यूचर डिमांड, ठीक है। कोड भविष्य में आने वाली डिमांड को मीट अप करने के लिए सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग। कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स, देयरफॉर देयर शुड बी सम मीन टू आइडेंटिफाई देम, हेंस कोडिंग इज यूज। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा मटेरियल आपको स्टोर करना होता है और उनको पहचानने के लिए, कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए आपको कोडिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। देन है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल आर स्टेप्स इन मेंटेनिंग स्टोर्स इन अ सिस्टमेटिक वे। आपके जितने भी इन्वेंट्री अवेलेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू, ठीक है। मटेरियल आर कोडेड इन सच अ वे दैट स्टोरिंग, इशूइंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑफ मटेरियल बिकम ईजी, ठीक है। जब आप कोडिंग कर देते हैं सभी प्रोडक्ट्स की, सभी इन्वेंट्री की, तो उसको स्टोर करना, इनको सेल आउट करना या इशू करना या उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, ठीक है। आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट, मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड कोडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।